हेलो गाइस, होप यू वेल। हमें इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? खाना, पानी और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आता है पेड़ से ही। पर क्या आपने कभी सोचा है पेड़ अपने मांस यानी कि द्रव्यमान कहाँ से प्राप्त करता है? यानी कि उसे भी तो ग्रो करने के लिए कुछ चाहिए ना, खाने पीने के लिए। तो वो कहाँ से ग्रो करता है, मतलब क्या होता है उसके पास? क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पेड़ इस ग्रह पर सबसे बड़े जीवों में से एक है। लेकिन ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? इतने बड़े मतलब बहुत बड़े, क्योंकि यह है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। इसका हाइट है 115 मीटर और इसे कंपेयर करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी इसके बाजू में रखा जा सकता है, क्योंकि इसका हाइट है सिर्फ 93 मीटर, लेकिन वही बाजू में जो पेड़ है इसका हाइट है 115 मीटर। तो अब सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा पेड़ है इसको ग्रो होने के लिए इतना मांस कहाँ से आया, मतलब खाना कहाँ से आया? तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने कुछ सर्वे किया था। तो कुछ लोगों ने बोला कि पेड़ सिर्फ मिट्टी खाते हैं, तो कुछ लोगों ने बोला कि ये पानी खाते हैं, कुछ लोगों ने बोला सनलाइट खाते हैं, उससे ग्रो करता है। तो ऐसे ही तरह तरह लोगों ने जवाब दिया। और शायद आपको भी ये लग रहा होगा कि पेड़ तो मिट्टी खाता होगा, क्योंकि पेड़ तो दिखता भी मिट्टी के कलर के जैसे ही है और वो काफी हेवी होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि पेड़ मिट्टी खाते हैं। तो अब इसे जरा लॉजिकली समझते हैं। अगर ये सही है तो आपके घर के आजू बाजू या थोड़े दूर कहीं पे भी कोई बड़े पेड़ तो होंगे ही। तो आप वहाँ पे जाके देखना कि पेड़ के जो आजू बाजू जो मिट्टी वाले जगह होते हैं, क्या वो मिट्टी सब खत्म हो गया? क्योंकि जो उसका उम्र भी काफी हो गया होता है, तो उसके आजू बाजू तो मिट्टी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तो मिट्टी खाता होगा और वो तो सब कुछ खत्म कर दिया होता है ना। लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए। और शायद आप अभी ये सोच रहे होंगे कि पेड़ का जो जड़ होता है यानी कि रूट्स होता है, वो तो हर तरफ फैला होता है, मतलब बहुत दूर दूर तक जाता होगा। तो वहां से कहीं से मतलब पूरा चारों तरफ से मिट्टी लेता होगा। तो इसी सवाल को लेकर एक साइंटिस्ट था लगभग 16वीं शताब्दी के शुरुआत के आसपास। तो वो काफी उत्सुक था और उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोट। जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोट ने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले एक पॉट लिया और उसमें बहुत ही अच्छे से मेजर करके मिट्टी लिया, मतलब बहुत ही केयरफुली उन्होंने मेजर किया पूरा मिट्टी का वजन और उसमें वो मिट्टी डाला। और फिर उन्होंने एक वहाँ पे बीज डाला, जिससे कि पेड़ हुआ। और उस पेड़ को उन्होंने 5 साल तक वहीं पे रखा और उस पॉट के अंदर 5 साल तक कोई भी अलग से मिट्टी मिलाया नहीं। और फिर 5 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो उन्होंने जब उस पेड़ को मेजर किया यानी कि वजन किया, तो उसका वजन निकला 72 किलो। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो मिट्टी था, मतलब पॉट में जो मिट्टी उन्होंने डाला था, उन्होंने जितने भी पहले मेजर किया था उस मिट्टी का वजन, उससे सिर्फ 60 ग्राम ही कम हुआ 5 साल में। लेकिन उस पेड़ का वजन हो चुका था 72 किलो। तो यहाँ से ये तो साफ हो गया था कि पेड़ सिर्फ मिट्टी नहीं खाता है, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा भाग होता है वो किसी और चीज का होता है। तो अगर आप इस सवाल को लेकर थोड़ा सा सीरियस है तो आप थोड़ा सा ध्यान से भी सुनिए। द मास ऑफ ए ट्री इज प्राइमरीली कार्बन। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। एक पेड़ का जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा होता है वो कार्बन से ही बना होता है, और वो कार्बन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से ही, जो कि पेड़ फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, यानी कि जो प्रकाश संचलन के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उससे ही कार्बन बनता है। और इस प्रकाश संचलन के दौरान पौधे सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से निर्मित कार्बन अणुओं के बंधनों के भीतर कैद हो जाते हैं, मतलब एक बॉन्ड बना लेते हैं। और हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन अणु बनता है, जो कि एक तरह का भोजन है, मतलब पेड़ के लिए एक तरह का वो भोजन ही है। और अगर थोड़ा सा टेक्निकली कोई समझना चाहता है तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हर मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम्स होता है, और उस 6 कार्बन एटम्स में से हर एक में 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम होता है। हालांकि यहाँ एक नकारात्मक पक्ष भी है। पौधे कुछ कार्बन अणु में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो वे गतिविधियों के लिए, खुद को जीवित रखने और पुनरुत्पादन के लिए बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसे हिंदी में बोले तो कोशिकाएं श्वसन भी इसको कहा जाता है, जो सभी जीवित प्राणी करते हैं। लेकिन अभी भी कार्बन अणु बचे हैं, यानी कि ग्लूकोज। और इन बचे हुए ग्लूकोज अणु का उपयोग पौधों के जटिल संरचनाओं में, जैसे कि पत्तियों, स्टीम्स, ब्रांचेस और रूट्स, एज वेल एज फ्रूट्स, सीड्स, नट्स और वेजिटेबल्स, इसमें जो बचे हुए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और जिनको ये समझ में नहीं आया मैं उनको मोटा मोटा बता देता हूँ। अब यूँ मान लीजिए कि हर साल पेड़ अपने आप को बड़ा करने के लिए बचे हुए जो कार्बन अणु होता है उसका उपयोग करते हैं, जिससे वे आकार में बड़े हो जाते हैं। मतलब जो जड़ें होता है वो काफी बड़े होते हैं और पेड़ भी काफी बड़े होते हैं, उसके और ब्रांचेस भी काफी ज्यादा निकलने लगता है और पत्ते तो होते ही होते हैं। तो इसी में जो बचा हुआ कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसका उपयोग करते हैं। और अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। खैर, अंततः पेड़ का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है यानी कि मांस होता है वो कार्बन ही होता है, और इसमें शामिल सभी प्रक्रियाएं काफी जटिल है। और हम इस विवरण को तैयार करके आपके सामने पेश करवाने के लिए काफी सारे नोबेल पुरस्कार विजयी साइंटिस्ट को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो फिर मैं शायद इतने अच्छे तरीके से आपके सामने ये पेश नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए उन साइंटिस्ट को दोबारा दिल से धन्यवाद।
और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक है कि यहाँ पे मिट्टी का भी काफी जरूरत होता है पेड़ के लिए, क्योंकि एक पेड़ मिट्टी के जरिए अपने जो जड़ होता है उसको तो लंगर के रूप में यूज करता है, मतलब कि पकड़ बना के रखने के लिए। और इसी के साथ साथ पौधे को पानी और कम मात्रा में न्यूट्रिशंस जो जरूरी होता है पौधों को जिंदा रहने के लिए, वो उस मिट्टी से रूट्स के जरिए पेड़ में आते हैं। बट द सॉइल इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सबको जिनको भी इस नॉलेज की जरूरत है। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेज पसंद है तो फिर प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे जो बातें करते हैं वो ऑथेंटिक होता है। हम यहाँ पे कोई हवा की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने संविधान के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक्चुअल में होने क्या वाला था। और शायद से 15 या 16 मार्च को ये रिपोर्ट आ गया था हाई कोर्ट से कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा स्कूल में, ये हिजाब वगैरह कुछ भी। और वही चीज मैंने बता दिया था आज से शायद 2-3 हफ्ता पहले मैंने वो वीडियो बनाया था वहाँ पे। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा उनको तो पता होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर वो वीडियो जाके देख लो, आपको वहाँ पे काफी सारी नॉलेजेबल चीजें मिलेगा संविधान के बारे में। और थैंक यू सो मच अपने समय देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चलता हूँ, गुड बाय एंड जय हिंद।